Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. हम चैप्टर नंबर 21 डिस्कस कर रहे थे और उसका लास्ट टॉपिक है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर्स में आया भी हुआ है। हम इसमें देखते हैं कि कैसे एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है और किस तरह से एक टिश्यू के डैमेज होने की वजह से सेल डेथ होती है। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स हम ऐसे कह सकते हैं एपोप्टोसिस जो है ये बॉडी की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेल की डेथ होती है, जबकि नेक्रोसिस जो है इसमें क्या होता है, डैमेज होता है, एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। किस तरह से प्रोसीजर्स होते हैं, सारा प्रोसेस कैसे है, देखते हैं लाइट बोर्ड में। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। आप ये बात तो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बहुत से सेल्स बनाए हैं और वो सेल्स मुसलसल चल रहे हैं, कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ नए बनते हैं, यानी कि चेंज आ रहा है। अब इनमें से कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो डेड भी हो जाते हैं। अब डेड क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, और सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। दोनों को हम एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। देखें, इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स मैं आपको अगर बताऊं तो ये दो तरह की सेल डेथ है। एक ऐसी है जो कि एक्सीडेंटल सेल डेथ है, एक्सीडेंटल सेल डेथ मतलब कि अगर कोई डैमेज हो जाता है किसी वजह से तो दैट इज़ नोन एज नेक्रोसिस, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। और अगर प्रॉपरली प्रोग्राम्ड सेल डेथ है दैट विल बी नोन एज एपोप्टोसिस, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जिसमें सेल अपने आप का, आप ऐसे कह सकते हैं, सुसाइड कमिट कर रहा होता है, ये कौन सा होगा, एपोप्टोसिस होगा। तो इसमें हमने ये कहा कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो ब्रीफ अल्फाज में हमने ये कहा कि अगर कोई डैमेज होता है तो एक्सीडेंटल, अगर प्रॉपरली प्रोग्राम सेल डेथ होती है तो एपोप्टोसिस। देखें स्टूडेंट्स, एक सेल है, कोई भी बॉडी के अंदर सेल है। अब सेल के दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। एक आप ऐसे कह सकते हैं इनसाइड द सेल विच इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर, जिसको हमने इंट्रासेलुलर के नाम से मेंशन किया, और एक बाहर है सेल के दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल से बाहर है। अब सेल के अंदर से और सेल से बाहर से दोनों तरफ से इस सेल को सिग्नल मिल रहे हैं, दोनों तरफ से सेल को क्या मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। ये सिग्नल का पर्पस क्या है, ताकि इस एनिमल सेल जो है या प्लांट सेल जो है इसको हम क्या कर सकें, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सकें। इसकी रेगुलेशन के लिए ये इसको इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से सिग्नल मिल रहे हैं। ये किस पर्पस की रेगुलेशन है, उसमें हम कह सकते हैं सेल डिवीजन, यानी कि सेल ने डिवाइड करना है या नहीं करना, इवन सेल ने डिफ्रेंशिएट करना है या नहीं करना, सेल ने अगर सरवाइव करना है तो कब तक सरवाइव करना है, इसमें ग्रोथ की, इवन कि आप ऐसे कह सकते हैं इवन प्रोग्राम सेल डेथ ये भी प्रोग्राम किया जाता है उसके अंदर, यानी कि इंसर्टेड, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक चीज़ लिख दी जाती है कि कब सेल ने डेथ होनी है सेल की, यानी कि अपना काम कंप्लीट करने के बाद या एक वक्त के बाद इस सेल की क्या हो जानी है, डेथ हो जानी है। तो सेल डिवीजन हो, ग्रोथ हो, डिफ्रेंशिएशन हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ जो सेल के इनसाइड मौजूद हो रही हैं या आउटसाइड कुछ भी हो रहा है, अगर इसने कोई सीक्रेशंस खारिज करनी है तो दैट ऑल डिपेंड अपॉन द सिग्नल्स। ये तमाम इसके सिग्नल्स पे मुश्तमिल है, और सिग्नल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डीएनए जीनोम के मुताबिक जो हैं वो उसको मिल रहे होते हैं, यानी कि उसका जो जीनोम है वही डिसाइड करता है कि किस तरह से कब कैसे जो है वो ये सेल वर्किंग करेगा। देखें स्टूडेंट्स बात यह है कि जब डेवलपमेंट होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर रहे हैं
तो इनके अंदर कुछ चीज़ें बनती भी हैं और कुछ चीज़ें टूटती भी हैं, मतलब डेड भी होती हैं, रिमूव भी होती हैं। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, टेल ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो, टेल ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो। अब इंसानी एम्ब्रियो की जो टेल होती है, फॉर एग्जाम्पल टेल ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो, टेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब ये जो टेल होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ बनती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ बनती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है, रिमूव्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। और वो डेड क्यों होते हैं, वो प्रोग्राम्ड होती हैं, क्योंकि ह्यूमंस में एवोल्यूशन के थ्रू हम ये देखते हैं कि उसकी जो टेल है वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका ऐसा कोई रोल नहीं है, तो इट शुड बी रिमूव्ड। सो वो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के अंदर ही क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होता है, उसमें ग्रोथ हो रही होती है, तो बहुत से स्ट्रक्चर्स और भी हैं जो बनते हैं और बाद में फिर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक और बात भी है, टिश्यूज बिटवीन द डिजिट्स, टिश्यूज बिटवीन द डिजिट्स, यानी कि जो डिजिट्स उंगलियां होती हैं, उंगलियों के दरमियान में कुछ टिश्यूज मौजूद होते हैं। वो जो टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज को रिमूव करना, वो भी किसका है, सेल डेथ होती है। यानी कि टिश्यूज बिटवीन द डिजिट्स ये भी बाद में क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इनकी भी सेल डेथ हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये उंगलियां हैं ना, अभी सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तो इनके दरमियान में झिल्लियां होती हैं, टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बाद में फिर वो टिश्यूज डेड हो जाते हैं और ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो ये टिश्यूज का सेपरेट होना बिटवीन द डिजिट्स, डिजिट्स में यानी कि टिश्यूज का रिमूव होना, ये क्या कहलाएगा, बेसिकली सेल डेथ कहलाएगा। और सिर्फ ये तो हमने चंद की एग्जांपल्स लिए हैं, इस तरह से बॉडी के अंदर बहुत से और भी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, पहले डेवलप होते हैं, फिर खत्म होते हैं, या फिर खत्म हो जाते हैं, फिर नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या फिर उन्हीं को मॉडिफाई करके हमको और स्ट्रक्चर जो है वो उसमें बना रहे होते हैं। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर्स का बनना टूटना जो है वो होता रहता है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जस्ट ओनली एक एस्टिमेशन के मुताबिक, तो ऐसा है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अराउंड 50 to 70% सेल जो है पर डे जो है वो डेड भी होते हैं और नए भी बनते रहते हैं। यानी कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है वो सेल्स के अंदर होती रहती है। सेल जो है वो कंटिन्यूसली बनते भी हैं, कट भी होते हैं। तो ये सेल डेथ जो है वो एक हम कह सकते हैं प्रॉपरली प्रोग्राम्ड होती है, यानी कि ये डिसाइडेड होता है कि कब किस वक्त जो है ये काम होना होता है। ये सेल डेथ जो प्रोग्राम्ड है ये दो तरह से हो सकती है, मतलब इसको दो दो वेज आप कह सकते हैं जिसमें ये सेल जो है वो रिमूव किया जाएगा। टू वेज हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं टू सिग्नल्स हैं उसको कट करने के। नंबर वन हम ऐसे कह सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि सेल खुद ब खुद ही कमिट सुइसाइड, सेल जो है वो क्या करेगा, कमिट सुइसाइड, वो खुद ब खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेगा। जब सेल ख़त्म कर लेगा अपने आप को, ये क्यों करते हैं, इसके अंदर ऐसे इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी कॉमन एग्जांपल। देखिए, जब आप सनलाइट के सामने हैं, डायरेक्ट सनलाइट के सामने, और आपकी बॉडी के एरिया वो पार्ट जो है वो ऐसे टच करने से रेड हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो सेल्स मौजूद है ना, वो सेल्स डेथ हो रही होती है, वो कैंसरस सेल्स बन चुके होते हैं और वो डेथ हो जाते हैं, कमिट करते हैं अपने आप को, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, रेदर टू बी फॉर्म्ड कैंसरस सेल्स। तो वो कैंसर सेल्स लाइव नहीं रहते, वो फौरी कमिट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया हमें रेडिश सा नज़र आना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हम कह सकते हैं वहाँ पे। फिर उन सेल्स को रिमूव करने के लिए बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अच्छा, एक तो ये है कि वो खुद कमिट सुसाइड करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी स्टोर्ड है जिसके अकॉर्डिंगली उसने ये काम करना है। दूसरा ये है कि उसको किल किया जाएगा, किलिंग बाय अदर, मर्डर्ड बाय अदर किलिंग सेल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं किलिंग और मर्डर्ड बाय अदर सेल्स, मर्डर्ड बाय अदर सेल, दूसरे सेल जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, किल कर सकते हैं। अब वो जो किलिंग सेल दूसरे सेल उसको किल कर रहे हैं, दैट ऑल्सो बेस्ड अपॉन द सिग्नल्स, उनको भी सिग्नल्स मिलते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन आती है कि सेल को क्या करना है, किल करना है। तो वो सेल इस तरह से क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो इस तरह से किलिंग भी हो सकती है, यानी कि दूसरे सेल जो हैं उसको क्या कर रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं, उसको मर्डर कर रहे होते हैं, ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है।
स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट ये है कि ये सेल्स कमिट करते कैसे हैं, हम इसे प्रॉपरली क्या डिफाइन करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक बात बताई कि अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ को हम कह रहे होते हैं। तो इंटरनल जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, प्रोग्राम है, सीक्वेंस फॉलो की जाती है, स्टूडेंट्स इसे प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। हमने कहा कि अपोप्टोसिस बेसिकली है क्या चीज़, तो इसे हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें अपोप्टोसिस को, तो हम ऐसे कह सकते हैं इंटरनल प्रोग्राम of events and sequence of morphological changes to kill a cell, to kill or remove a cell is known as apoptosis। इसको हम apoptosis के नाम से मेंशन करते हैं। तो ये apoptosis की प्रॉपर तरीके से क्या मौजूद है, डेफिनेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है apoptosis। देखिए स्टूडेंट्स, apoptosis एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ, यानी कि कम होते जाना, गिरते जाना, या आप ऐसे कह सकते हैं द नंबर रिड्यूस हो जाना, क्योंकि जैसे सेल की डेथ होगी तो नंबर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये एपोप्टोसिस एक इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स है। इसमें प्रॉपरली सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो है वो फॉलो की जाती है किसी भी सेल को रिमूव करने के लिए या डेड करने के लिए। अब ये सीक्वेंस ऑफ चेंजेस क्या हैं, किस तरह से सेल जो है वो अपने आप को डेड कर रहा होता है। सो ये हम अपोप्टोसिस की सीक्वेंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एपोप्टोसिस के इवेंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इवेंट्स में तीन तो बड़े वाजे से आपको नज़र आते हैं। सबसे पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं वो कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड मतलब अपने आप को ऐसे सुकेड़ लेता है। आप ऐसे कह सकते हैं कंपैक्शन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल, कंपैक्शन ऑफ डीएनए और क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल कंपैक्ट होते हैं, टाइट होते हैं, फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट आउट हो जाते हैं। यानी कि उसके बाद फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये थोड़े से श्रिंक होते हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के बाद दीज आर गोइंग टू स्प्लिट, ये स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट तोड़ जाते हैं इनटू स्प्लिट इनटू स्मॉलर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज। इन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज होती हैं, दीज आर इनगल्फ्ड या एंडोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स। दूसरे सेल्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं अदर सेल्स। देखिए अगर डायग्रामेटिकली हम इसे देखें तो एक पूरा सेल मौजूद है, एक पूरा सेल मौजूद है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, इसका ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद देखें तो ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता हम कहते हैं कम होना शुरू हो जाता है। इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये एक सेल है और इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कम्पैक्ट होता है और छोटी छोटी बॉडीज़ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल था अब ये स्प्लिट होकर एक छोटी छोटी बॉडीज़ के अंदर पैक हो गया है, ठीक है, यानी कि इसकी पैकिंग हो गई है और ये सेल जो है वो इट इज़ गोइंग टू बी श्रिंक, और ये साइज़ में क्या होना शुरू हो गया, श्रिंक होना शुरू हो गया। जैसे श्रिंक हो जाएगा उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी छोटी छोटी बॉडीज़ बन जाती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ बन जाती हैं। अब ये जो बॉडीज़ होती हैं ये हम कहते हैं इसके अंदर कंटेंट होता है। आहिस्ता आहिस्ता दीज बॉडीज़ आर एंडोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स। अब एक तो ये बॉडीज़ मौजूद हैं, अब एक दूसरे सेल्स मौजूद होते हैं, अदर सेल, ठीक है, ये हम कह सकते हैं एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल्स इनको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस करते हैं। जैसे एंडोसाइटोसिस होते हैं तो ये सारा पार्ट जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये बॉडी जो है, ये सेल जो है वो इन तमाम पार्ट्स को क्या कर लेता है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और उनको
डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस हो जाता है। ये जो बॉडीज़ बनती हैं इनको हम एपोप्टोटिक बॉडीज़ के नाम से मेंशन करते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़ के नाम से मेंशन किया। और यही बॉडीज़ जो होती हैं, दीज आर बॉडीज़, टोटली उस एरिया को क्लीन आउट कर लिया जाता है। यहाँ पे हमने कहा क्रोमेटिन जो है वो क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो गया, स्प्लिट हो गया, क्रोमेटिन बॉडीज़ बन जाती हैं इसके अंदर, क्रोमेटिन स्प्लिट हुआ है, उसकी एक छोटी छोटी सी बॉडीज़ बनी हैं। उसके बाद सारा सेल स्प्लिट हो जाता है, ये बॉडीज़ एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं और इनको क्या कर लिया जाता है, इनगल्फ कर लिया। तो ये वो सीक्वेंस है, चेंजेस हैं जो ड्यूरिंग एपोप्टोसिस जो है वो हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या डिफरेंस है, इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में देख रहे थे, तो हमने अभी जो पढ़ा था वो एपोप्टोसिस को जो है वो डिस्कस किया था। अब हमने थोड़ा सा इनके दरमियान में कंपैरिजन करना है, और जब शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है तो वो यही आता है, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, या फिर इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन का पूछ लेता है। तो स्टूडेंट, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिफ़ाइन करेंगे दोनों को। इसको तो हमने प्रॉपरली डिफ़ाइन किया कि इंटरनल प्रोग्राम्स ऑफ इवेंट्स हैं, इंटरनल इवेंट्स हैं, और इन इवेंट्स के बाद जो है वो सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। अब ये जो चेंजेस हैं कलेक्टिवली, जिसमें एक सेल जो है वो कमिट सुइसाइड, वो सुइसाइड कमिट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रॉफिक फैक्टर्स और एक्सटर्नल सिग्नल्स, उनमें जब वो सुइसाइड कमिट करता है तो इस कलेक्टिवली प्रोसीजर को हमने किस नाम से मेंशन किया, एपोप्टोसिस के नाम से मेंशन किया। तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक डेफिनेशन। आप वैसे खुद भी इन शॉर्ट कह सकते हैं, अगर कंपेयर कर रहे हैं, कि एपोप्टोसिस में सेल प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसमें वो कमिट करता है या फिर मर्डर्ड बाय द अदर किलिंग सेल्स, या दूसरे सेल्स होते हैं उसको मर्डर कर देते हैं। जब नेक्रोसिस को हम डिफाइन करते हैं तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं, डैमेज टू टिश्यूज विच कॉज सेल डेथ, जिसमें सेल डेथ होती है, दैट इज नॉन एज नेक्रोसिस, इसको हम नेक्रोसिस कह सकते हैं। इन शॉर्ट हमने ऐसे भी कहा कि और यू कैन से दैट एक्सीडेंटल सेल डेथ जो है दैट इज नॉन एज नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस कहलाती है। दूसरा, फिर हम इसमें एक पॉइंट बताते हैं, क्या साथ वाले नेबरिंग सेल्स जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं या नहीं होते। सो इसमें हम कह सकते हैं जो सेल्स हैं, जो सेल है ये श्रिंक होता है, श्रिंक होने के बाद फिर हम कह सकते हैं पहले कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड होने के बाद श्रिंक होता है, और इसकी छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं। और ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो होती हैं, ये दूसरा सेल जो होता है वो इसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, या एंडोसाइटोज्ड हो जाती हैं। इस तरह से नो रिलीज ऑफ मटेरियल आउटसाइड, कोई मटेरियल बाहर की तरफ रिलीज नहीं होता। एक ये हमने बात की। इसमें हम कहते हैं कि सेल जो है, जो सेल डैमेज होता है वो सेल पहले स्वेल करता है, स्वेल करने के बाद वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होगा तो इट विल रिलीज, ये जो है वो क्या रिलीज करेगा, रिलीज इंट्रासेलुलर मटेरियल टू आउटसाइड, इंट्रासेलुलर मटेरियल टू आउटसाइड, ऐसा होता है। जबकि हम अगर इसकी बात करें तो इसमें कोई रिलीज ऑफ मटेरियल, इंट्रासेलुलर मटेरियल रिलीज नहीं होता, बल्कि वो डायरेक्टली एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं वो इनगल्फ कर ली जाती हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम कहें तो इसमें होता ये है, एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, इसमें सर्वाइवल सिग्नल नहीं उसको मिल रहे होते, एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल जो हैं वो इसको नहीं मिल रहे। जबकि इसमें हम कहते हैं सर्वाइवल सिग्नल जो हैं उसको मिल रहे होते हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व जो होते हैं वो लाइसोसोमल एक्टिविटी होती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं वो उसको डैमेज कॉज करते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं, उनकी वजह से किल होती है। या फिर कोई और कंडीशन है, जैसे कि हम कह सकते हैं
हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिक कंडीशन जो है ये हो सकती है। हाइपॉक्सिक कंडीशन का मतलब ये है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सेल ज़ाहिर सी बात है डेड हो जाएगा। तो ये डेड जो है वो नेक्रोसिस की वजह से जो है वो आएगा। तो ये एक हम इसमें डिफरेंस जो है वो कॉज कर सकते हैं। एक और भी कहा जा सकता है कि ये जो नेक्रोसिस है इट इज़ नॉट प्रोग्राम्ड, ये प्रोग्राम नहीं होती। इसमें प्रॉपर तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सर्वाइव करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसमें सेल्स का रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो प्रोग्राम्ड होती है। उसके अंदर वो सीक्वेंस इवेंट्स जो हैं कमिट सुइसाइड करने के, वो प्रॉपरली तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। एक लास्ट पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इट not damage the neighboring cells, it not damage neighboring cells। ये जो neighboring cells होते हैं उनको डैमेज नहीं करता, जबकि it can damage to the neighboring cell, it can damage to neighboring cells। ये जो neighboring cells होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, ये डैमेज कर सकते हैं, डैमेज टू neighboring cells, क्योंकि ये मटेरियल खारिज कर रहा होता है और ये मटेरियल जो होता है यू नो दैट कैन डैमेज टू द अदर सेल्स। ये दूसरे सेल्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकता है। उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो जब वो डैमेज होंगे तो डेफिनेटली वो आगे फिर उनके अंदर इन्फेक्शंस और आगे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये पूछता है कि इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, एपोप्टोसिस को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, तो आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है, इधर डायग्राम आप देख भी रहे हैं, उसको बना सकते हैं। और अगर तो ये पूछता है कि क्यों कमिट करते हैं या सेल्स की ऐसी क्या वजह है, तो वो भी आप उसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका जो लास्ट पे हमने कंपैरिजन किया है, मोस्ट ऑफ देम पेपर में यही आता है कि कंपेयर एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सो इसमें आपने प्रॉपर तरीके से कंपेयर करना है, यानी कि एक मेन बात जो बतानी है वो ये है कि एक प्रोग्राम सेल डेथ है और दूसरी जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है। दूसरी बात जो इसमें आती है जो बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है, ये कि प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर नेबरिंग सेल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होते, जबकि हम नेक्रोसिस की बात करें तो उसमें नेबरिंग सेल्स इफ़ेक्ट होते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें एक मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है वो उस इनमें मटेरियल रिलीज़ होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में आप जानते हैं कि सराउंडिंग सेल्स भी डूबे होते हैं। जब इसका अंदर का मटेरियल बाहर रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।